बैक। मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे इग्नू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बोर थ्योरी। इसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे क्या होते हैं। देन आपको मैंने इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो नहीं कर सकते तो आपने सीधा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं बोर थ्योरी। तो इसमें देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या मेरे इस चैप्टर के। फर्स्ट अब क्या है, बोर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस। ये पोस्टुलेट्स और लिमिटेशन आपके पिछले 10 साल में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। ठीक है, एंड डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ बोर रेडियस की एक्सप्रेशन को डिराइव करो। ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा गया है एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, बाल्मर, देखो मैंने लिखा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बाल्मर सीरीज से न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, एंड बोर रेडियस पर तो आता है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। स्पेक्ट्रम में आपको फालतू चीज नहीं पढ़नी, सीधा आपको पढ़ना है कि कितने, आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ना है, कितने होते हैं, 5 होते हैं, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफेंट। आपको इसके रीजन पता होना चाहिए एंड इनकी वैल्यूज निकालते कैसे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं बोर का एटॉमिक मॉडल, कि बोर का एटॉमिक मॉडल था क्या। सो क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बोर का मॉडल था, ठीक है, ये किसने दिया था, नील बोर नाम से साइंटिस्ट थे 1950 में। ये आया का मॉडल, इससे पहले एक रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपना मॉडल लिया था। उसका मॉडल गलत हो गया, तो इस मॉडल को ठीक करने के लिए हमारे नील बोर ने अपना एक मॉडल दिया। जो रदरफोर्ड था उसका मॉडल गलत क्यों। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि भाई एक ना न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये गलत था। बोर ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। बोर ने बोला कि जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है, बट इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिटल्स में है। किसमें, एक फिक्स ऑर्बिटल में, जिसने उसको नाम दिया शेल, जो आज हम पढ़ते हैं KLMN शेल, है ना, पढ़ते हैं KLMN। सो ये किसने बताया था, ये बताया था मेरा बोर ने। ठीक है और इसने बताया बोर ने कि हर एक ऑर्बिट की, जितने भी वो जो मेरे ऑर्बिट है, उन सबकी एनर्जी फिक्स है। क्या है, उन सबकी एक फिक्स एनर्जी है। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो था उसने बेसिकली ये एक्सप्लेन किया था एटम का न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, मतलब जो एटम का जो न्यूक्लियस था, उसने बस उसको वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बट बोर ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। बोर ने क्या करा, बोर ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई और एनर्जी, मतलब बोल सकते हैं एनर्जी लेवल होता है, जैसे KLMN ये बताया। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक था कि हाँ रदरफोर्ड की क्या गड़बड़ थी, तो बोर ने क्या बताया। ओके, सो बोर का मॉडल देखते हैं। बोर का मॉडल था, ये कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इन द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। बोर का जो मॉडल था, बोर ने बोला कि मेरे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एनर्जी शेल है, मैं बोलता हूँ एनर्जी शेल है। ठीक है, इन एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बोर ने देखा जो इलेक्ट्रॉन बोर ने देखा जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के, बोर ने क्या देखा, जैसे मेरा जस्ट इमेजिन ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है, उसकी एनर्जी क्या है, कम है, और जो दूर है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ये किसने देखा, ये देखा था बोर ने। ठीक है, तो चलो इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। बोर के क्या क्या पोस्टुलेट्स है। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल में। किसमें करेगा, शेल में, जिसने इसको, मतलब उसने बोला था पाथ पर, उसको मैं नाम दे देता हूँ शेल। ठीक है, और हर एक ऑर्बिट या शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी। क्या होगी, अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी। एंड दिस, और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को उसने नाम दे दिया ऑर्बिटल शेल, या आप स्टेबल ऑर्बिट या स्टेशनरी शेल, स्टेशनरी ऑर्बिट्स ये सब आपने पढ़े, आप ये सब बोल सकते हो। ओके, एनर्जी लेवल को उसने रिप्रेजेंट करा 1 2 3 4, मतलब अगर फर्स्ट वाली शेल में घूम रहा है तो उसको नाम दिया N1, सेकंड में घूम रहा है N2, थर्ड में घूम रहा है N3, फोर्थ में घूम रहा है N4। जैसे इंग्लिश में KLMN ये शेल थी, KLMN। के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में 8, उसके एल में 8, उसके बाद 16, 2 8 8 16, है ना। अब इसने बोला, इसने एक चीज और बोली जो इसमें मैंने नहीं लिखी, बिकॉज वो इतनी ज्यादा, मतलब ज्यादातर पोस्टुलेट्स में नहीं दिखा। तो उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में घूमेगा जिस ऑर्बिट्स की एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। किसकी होगी, इसने बोला इलेक्ट्रॉन, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होनी चाहिए, NH/2π के। अच्छा, इसमें जो H था ये था मेरा प्लैंक कांस्टेंट, N था ये था मेरा नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन शेल में घूम रहा है, इसकी वैल्यू थी 1 2
3 4। अगर फर्स्ट में घूम रहा है तो एन की वैल्यू 1, सेकंड में घूम रहा है एन की वैल्यू 2, थर्ड में घूम रहा है एन की वैल्यू 3, फोर्थ में घूम रहा है तो एन की वैल्यू 4। ओके, 2 पाई पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ये सब पुट करके आप निकाल सकते हो क्या, इस शेल की एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हो। ओके, इससे क्वेश्चन पता कब आता है, आपका ना 11th और 10th में आता है, इससे इसमें नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें इतना ज़्यादा इसको बताया नहीं। ओके, उसका इसने बोला, बोर ने बोला अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में तो उसको क्या करेगा, वो एनर्जी लेगा, क्या करेगा, एनर्जी लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में तो वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या था, जैसे मैं बात करूँ, एक ये शेल है और एक ये शेल है और एक ये शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कहाँ पर है, अभी इलेक्ट्रॉन है मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी हायर एनर्जी से मेरी, ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी, मतलब उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर घूम रहा है, अब वो यहाँ से मतलब इस पर आएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो उसको क्या करने की पड़ेगी, एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज। क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज, क्या करना पड़ेगा, रिलीज, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज करेगा, किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन के फॉर्म में, जो हम पढ़ेंगे अभी स्पेक्ट्रम, उससे क्या होगा, अलग अलग तरह की लाइंस दिख रही होंगी, ये सब स्पेक्ट्रम है ना। सो अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, सो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स किसके, हमारे बोर के, ठीक है। आप एग्जाम में आपके आ जाए ना, आप ये भी लिख के आओगे ना, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लिमिटेशन बताओ बोर की, 2-3 बार पूछा गया आपका क्वेश्चन है लिमिटेशंस के ऊपर। ओके, सो लिमिटेशन कहती है जो बोर का मॉडल था ना तो वो जीमन इफेक्ट बता पाया, ना वो स्टार्क इफेक्ट बता पाया। अच्छा, जीमन इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो इफेक्ट्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, किसमें एटम के स्पेक्ट्रम में इफेक्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस इफेक्ट को मैं बोलता हूँ जीमन इफेक्ट, ठीक है। और अगर एटम के स्पेक्ट्रम में इफेक्ट है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस टाइप के इफेक्ट्स का मैं बोलूंगा स्टार्क इफेक्ट। ओके, इसने वॉयलेट करता हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, वही NH/2π वाला। ओके, और लास्ट चीज ये थी कि ना ये बड़े बड़े जो मेरे एटम्स होते हैं उन सबका स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया था, ये सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बता पाया था, इसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बताया था, बट जो बड़े बड़े होते हैं उनके स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया था, ये इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो आपकी लिमिटेशन बोल रहे ये लिख दो चारों, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आप 4 लिख कर आओ, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थोड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि इस वाले को, थोड़ा ये हेंसबर्ग वाले ना, इसको ना एक ना नीचे लाइन बना देना, इस नीचे लाइन में ऐसे लिख देना कि L इज इक्वल्स टू NH/2π, थोड़ा ना इसको बता देना, L क्या है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है, N तुम्हारा नंबर ऑफ शेल है, H तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है, ऐसे बता के आ जाना, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। ओके, आगे बात करते हैं बोर रेडियस की। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, देन आपसे डेरिवेशन भी पूछ लेता है कि भाई डेरिवेशन फाइंड करके बताओ कैसे करते हैं। सो सबसे फर्स्ट देखो, मैं आपको डेरिवेशन पूरी कराऊंगा यहाँ पर, जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे वैसे लिख लेना अच्छे से, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखो क्या करें, मैंने क्या लिया, मैंने एक ना, ये मेरा एक एटम है, यहाँ से मैंने यहाँ तक क्या लिया, इसका रेडियस, ये इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, जेड है इसमें, जेड में लेके चल रहा हूँ, जेड मेरे को पता है क्या होता है, एटॉमिक, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, है ना। मैंने कुछ लेट करा है इसमें, क्या क्या लेट करा है, देखो लेट करा मैंने, जो एम है वो है मेरा मास। अभी जो मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ उसमें पहले ऐसे लिखना आपको, लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज, किसका, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, ऐसी आर रेडियस है किसका, ऑर्बिट का, या आप शेल बोल लो, मैं ऑर्बिट बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। देन उसका v क्या है, वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने VOEL ऐसे लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा उसमें लिखा है मैंने। ओके, सो देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे देखो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, आपको कैसे लिखना है, देखो ऐसे कुछ लिखना है। सबसे फर्स्ट आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, सेंट्रीपिटल का। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमें 2 फॉर्मूला यूज करना है, हमने अपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 1/4πε Z(E²/r², ये हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है Q1 Q2/r²। अच्छा ये आया कैसे, थोड़ा ये बताता हूँ। देखो जैसे ये
और ये रेडियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम कब रहा होगा, देखो जब कोई चीज सर्कुलर घूमता है उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, क्या लगती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। यहाँ पर है न्यूक्लियस, क्या है, यहाँ पर है न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो इसके ऊपर दो चार्ज लग रही है जिसकी वजह से ही घूम रहा होगा। एक होगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एक होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला होता है k, मैं k को 1/4πε भी लिख सकता हूँ, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। q1 q2 क्या चार्ज है। अगर मैं बात करूँ इसकी, इसमें क्या होगा, q1 मैं इसका मान के देता हूँ Ze, चार्ज है इसका न्यूक्लियस का Ze, Z क्या आपका एटॉमिक नंबर, E है तुम्हारा चार्ज जो बताया था आपको, ठीक है। और इसका मैं चार्ज मान के चलता हूँ E, ठीक है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, Ze² आ जाएगा ना, Ze²। तो ये Ze² वहीं से आया था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, आपने सबसे फर्स्ट लिखना है FC और FE की वैल्यू, देन उसके बाद आपको ऐसे इक्वल लिखना है, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करनी है, क्या क्या वैल्यूज थी, FE की थी mv²/r, ठीक है। ऐसी FC की थी आपकी, FE की थी आपकी 1/4πε Ze², कैसा है बता दिया मैंने, Ze²/r²। अब आपको करना है कि आपको इस v की वैल्यू निकालना है, तो आप इन सबको इधर ले जाओ, है ना। जो कट रहा है काट दो, जैसे r से r कट रहा है काट दो, और जो बाकी जो काटने बीटने के कारण जो आपका जो बचा जो आया वो आया क्या, वो बताता हूँ। इसको मैं मानूंगा फर्स्ट इक्वेशन, क्या मानूंगा, फर्स्ट इक्वेशन। आया क्या, जो आपका कटने बीटने के बाद आया वो आएगा आपके पास 1/4πε, देखो 1/4πε ये, और Ze² है ना, Ze², r था, r से r कट गया, नीचे बचा r, है ना। अब ये m भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये m भी आ जाएगा, m। सो आया क्या, ये आया, ठीक है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन के तौर पर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बता देता हूँ। उसके बाद आपको यूज करना है जो भोर ने बताया था। भोर ने क्या बताया था भाई, भोर ने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमे जिसकी एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल हो, उसी को हम यूज करेंगे। मेरे को पता है एंगुलर मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, L = mvr होता है, m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस, इज इक्वल टू NH/2π होता है, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, मेरे पास आ जाएगा m² v²r², बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। देन उसका यहाँ पर आ जाएगा आपके पास n² h², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर 4π²। उसके बाद आपको करना है, यहाँ से v² की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, और v² की वैल्यू निकाल लो। तो जो मेरे पास v² की वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी, n² h², है ना, और ये नीचे क्या जाएगा 4π², ठीक है। अब ये जो m और r है ये कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, है ना। सो हम लिख देंगे यहाँ पर m² और क्या जाएगा r²। ये किसकी वैल्यू है, ये आई v² की, इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशन। अभी आपने पहले v² की वैल्यू निकाली थी, अब इन दोनों, और आपने ये v² की वैल्यू निकाली। अब जो पहले जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वल रख दो, क्या रख दो, इन दोनों को इक्वल रख दो। जैसे मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिया है, इक्वल रख दी दोनों को। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आई थी 1/4πε Ze²/mr। नाउ ऐसे ही हमने क्या करा, हमने यहाँ पर रख दी इक्वेशन जो भी आई थी सेकंड वाली, n² h² 4π² और क्या आई थी 1/m² और r²। अब जो कट रहा है काट दो, और आपको क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है। सो यार इतना तो आपको पता है, देखो जैसे r से एक r क्या हो रहा है, एक r से एक r कट गया है ना। सो अब क्या करना है, आपको r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको इंटरचेंज करो और r की वैल्यू फाइंड कर दो, क्या कर दो, r की वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक है। r की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 4πε n² h² m z e² 4π², ठीक है। 4πε की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ठीक है। 4π² इसकी वैल्यू पता है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड। ठीक है, अब मैं देखो क्या करूँगा, ये पूरी जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो मेरे पास पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी क्या रेडियस की है, ये आपकी पूरी इक्वेशन खत्म। ठीक है, अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ और बताता हूँ। अगर मैं Z1 ले लूँ, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 ले लूँ, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो मैं Z1 लेके चलता हूँ। ठीक है, मास मैंने डाल दिया, मेरे को पता है मास होता है 9, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 10 की पावर -31 kg, है ना। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है मेरे को, क्या होता है 6.67 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन सब वैल्यूज को अगर मैं उस आर की उसमें डाल दूँ, जो आर की वैल्यू आई थी ना, उनमें से इन सब वैल्यूज को मैं डाल दूँ, क्या डाल दूँ, उन सबकी वैल्यूज को मैं डाल दूँ। ठीक है तो मैं देखूंगा जैसे मैं इन सबकी वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ आएगा n², n क्या नंबर ऑफ शेल, ये तो इसकी वैल्यू नहीं डाली हमने, n² 0.53 आंगस्ट्रॉन। आंगस्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है क्या होती है, 10 की पावर -10 मीटर। क्या होती है, 10 की पावर -10 मीटर। तो मेरे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, आपको वो वाला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको बोले कि आपको रेडियस निकालना है, जैसे थर्ड ऑर्बिट का, क्या निकालना है, थर्ड ऑर्बिट का, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपके बोले कि कोई एटम है वो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, आपको रेडियस निकालना है, तो आप सीधा एन की वैल्यू का डालो, 2 डालो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 0.53 आपका आंसर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, और इसमें से कुछ नहीं आता भाई, अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद इग्नू के पेपर डाउनलोड कर लो, देख लो, फिर मेरे को बता देना कि भाई तुमने गलत बताया है। ओके, चलो आगे अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। भाई ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम। भाई बच्चे डर जाते हैं, हमें सिंपली देखो करना क्या है, देखो हम सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अच्छा, स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ स्पेक्ट्रम मतलब होता क्या है ना, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ना। अब देखो होता क्या, देखो जैसे मेरे पास एक व्हाइट लाइट है, ठीक है, और ये एक प्रिज्म। अब हमने पढ़ा 10th क्लासेस में, किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराता हूँ तो व्हाइट लाइट 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है। क्या कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है। अब अगर मैं इसको किसी स्क्रीन पर ऑब्टेंड कराऊं तो मेरे को यहाँ कहीं पर मेरे को एक पैटर्न मिलता है विबग्योर। ये थोड़ा बड़ा हो गया, रुको मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। मेरे को एक पैटर्न मिलता है, क्या मिलता है, मेरे को एक पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न को मैं बोलता हूँ विबग्योर। क्या बोलता हूँ, विबग्योर। अच्छा, ये विवग्योर हमने बहुत अच्छे से रटा हुआ है। विवग्योर मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इस तरह का हमें एक स्क्रीन पर पैटर्न दिखता है। सो ये जो अलग अलग लाइंस दिखती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को मैं स्पेक्ट्रम बोलता हूँ। अलग अलग लाइंस का मतलब ये जो मेरे को दिखा, ये पूरी स्क्रीन पे जो लाइंस दिखी, कलर्स दिखे अलग अलग, इसी को मैं क्या कहता हूँ, स्पेक्ट्रम बोलता हूँ। अच्छा, ये तो आपका होता है स्पेक्ट्रम। ना हाइड्रोजन की मैंने क्या करा, एक गैस ली, लिखा हुआ है गैस डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन। एक गैस है, ये ट्यूब है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, देन ये डिस्चार्ज कर रखे, देन अब मैं इसको पास कराऊंगा प्रिज्म से, तो ये कुछ लाइंस हमें स्क्रीन पर शो करेगी। कुछ इस तरह की लाइंस हमें क्या होगा, स्क्रीन पर शो होंगी। कुछ इस तरह की लाइंस हमें स्क्रीन पर शो होगी। अब हम ये पढ़ेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 5 तरह की लाइन शो होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफाइन। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें लाइन से मिलेंगे, लाइंस हमें मिलेंगे। सो देखो आपका कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। जैसे ये आपकी स्क्रीन है ना, ये जब हम हाइड्रोजन वाली गैस को प्रिज्म से पास करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह का हमें शो होगा। ठीक है, इस तरह का शो होने का मतलब है आपको ये सीरीज दिखेंगे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफाइन। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट चीज भाई आपको ये याद रखना है कि लाइमन का रीजन कौन सा होता है। लाइमन का अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, बाल्मर का विजिबल रीजन होता है, पास्चन, ब्रैकेट, पीफाइन, इन तीनों का रीजन एक ही होता है, इंफ्रारेड। क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है। ठीक है, आपको फर्स्ट तो ये चीज याद रखनी है, जिसको याद है भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से 2 बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सीरीज दे दी कि आपको बाल्मर सीरीज दे दी, लाइमन दे दी, बोल रहा है इसका रीजन बताओ, कि राइट द रीजन ऑफ बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज। तो आप लिख दोगे सिंपल लिख दो अल्ट्रावायलेट, और कुछ नहीं लिखना फालतू। पता है बच्चे फालतू लिख के आते हैं, नंबर कट जाते हैं। जो पूछ रहा क्वेश्चन बस वही लिखो, बहुत अच्छे नंबर देंगे आपको। ओके, उसके बाद इनके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कुछ इस तरह के बेसिस होते हैं।
हमको इसमें रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ना है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ। क्या करने के लिए? कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ किस एलिमेंट्स की, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, जो मेरी स्पेक्ट्रल लाइंस आई, उनके एलिमेंट्स की वेवलेंथ कैसे फाइंड करें। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? रेडबर्ग का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो लैम्डा होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारे पास वेवलेंथ, और 1/लैम्डा को मैं वेव नंबर भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? वेव नंबर बोलता हूँ। 1/लैम्डा को क्या कहता हूँ? वेव नंबर बोलता हूँ। ये जो आर है, ये होता है मेरा रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097373156835956 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, वैसे भी आपके एग्जाम में गिवन होगी। सेकंड, जेड। जेड क्या होता है? मेरा एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मैं अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। सो इसलिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/लैम्डा, मतलब 1/लैम्डा आर 1/n1² माइनस 1/n2²। अच्छा, ये जो n1 n2 क्या होते हैं? n1 n2 आपके इंटीजर्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो n2 होगा हमेशा n1 से क्या होगा? बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है रेडबर्ग का। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस के एलिमेंट्स की वेवलेंथ को निकालते हैं। ओके, आपसे ये नहीं पूछा कि रेडबर्ग फॉर्मूला का यूज, बस आपसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं देखो। अभी हमने रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा, 1/लैम्डा ये होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया भाई क्या क्या होते हैं, ये सब लिखे हुए हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बहुत अच्छे से लिखी हुई है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा है देखो। आपको बोल देगा कि आपके पास लाइमन सीरीज है। ठीक है, लाइमन सीरीज में हमेशा याद रखना n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, बालमर में n1 की वैल्यू 2 होगी, पास्टन में 3, इसमें 4, इसमें 5। ठीक है, और n2 की वैल्यू, जैसे आप लाइमन की बात कर रहे हो, तो n2 में जैसे लाइमन में 1 होता है, तो n2 क्या होगा? 1 से ज्यादा नंबर, 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ बालमर की, बालमर में n1 होता है 2, तो 2 से ज्यादा n2 होगा। हमने पढ़ा कि n2 ग्रेटर देन n1, तो 2 से ज्यादा कौन से होते हैं? 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा। ओके, पास्टन की बात करूँ, ऐसे ब्रैकेट ऐसे पी फंड में होता है। ठीक है, n1 से हमेशा ज्यादा लेना है हमें। ओके, ठीक है, और उसका जो आपको याद रखना है मेन, ये जो इनकी रीजन होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, है ना। देखो लाइमन का क्या रीजन होता है? अल्ट्रावायलेट, है ना। बालमर का क्या होता है? विजिबल होता है। पार्शन, ब्रैकेट, पीफंड, इन तीनों का क्या होता है? इंफ्रारेड रीजन होता है। ओके, ये सब क्वेश्चंस इनके बेसिस से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो ये था आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसका? आपका बोर थ्योरी का। ठीक है गाइज, इतना पढ़ लो। अभी मैंने क्या करा, इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अभी अभी मैंने आपको आपके ग्रुप पर पीडीएफ बना के सेंड करा है। ठीक है, अच्छा, जिसको नहीं मिले, जिसको चाहिए, तो भाई आप ना क्या करो, देखो मैं अगर यहाँ डालूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिंपल आप क्या करो, आप अपना ना व्हाट्सएप नंबर मेरे को कमेंट करके लिख दो, नहीं तो मेरा नंबर है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें सीधा कमेंट करो और लिखो सीधा हेलो केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, हेलो लिखो केमिस्ट्री, अपने कोड लिख के मेरे को दे दो, मैं बता दूं कि मैं ये पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता। ओके, और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा शेयर भी कर दे करो। ठीक है, चलो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। ओके, चलो बाय।